नमस्कार, द न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभांगी ठाकुर। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बस्तर सांसद के आरएसएस बयान को मुख्यमंत्री का मिला साथ। सीएम बघेल ने किया आरएसएस को टारगेट, बृजमोहन ने किया पलटवार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाताओं ने ली शपथ, नए मतदाताओं को दिया गया इपिक कार्ड। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग का रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड गवाह। छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों ने भरी थी पुलिस ग्राउंड से अंग्रेजों के खिलाफ हुंकार। अब खबरें विस्तार से। बस्तर सांसद दीपक बैस के आरएसएस को माओवादियों से खतरनाक बताने वाले बयान प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। सांसद ने कहा था कि दक्षिण बस्तर में पुल, सड़क और कैंप खोले जाने के पीछे भाजपा और आरएसएस का हाथ है। बीजेपी की कई ऐसी शाखाएं हैं जिसमें आरएसएस भी एक ऐसी शाखा है जो नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक है। वहीं उनके समर्थन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी भाजपा और संघ को आड़े हाथों लिया है। जगदलपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों को संबोधित थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आरएसएस के समर्थक पैर छूकर गोली मारने का काम करते हैं। महात्मा गांधी की हत्या भी कुछ ऐसे ही हुई थी, पैर छूकर उनके सीने में गोली मार दी गई थी। सीएम बघेल ने कहा है कि इन लोगों ने एक दिन में पूरे हिंदुस्तान के गरीब ब्राह्मणों को दूध पिला दिया। यह लोग झूठ फैलाने में माहिर हैं। पूरे देश में अफवाह के कारण से यह स्थिति निर्मित हुई थी। अब मुझे ये पता नहीं कि किस संदर्भ में बात कही है, लेकिन इनके जो समर्थक हैं वो पैर छू के गोली मार लेते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कैसे किए थे? पहले पैर छुए, उसके बाद उसको सीने में गोली उतारी। तो यदि उसी संदर्भ में कह रहे हैं तो निश्चित रूप से खतरनाक है। झूठ किस प्रकार से फैलाते हैं? एक दिन में पूरे हिंदुस्तान में गणेश भगवान को दूध पिला दिए। तो ये लोग झूठ फैलाने में माहिर हैं और आप देखेंगे पूरे देश में कितने बार दंगा हुए और अफवाह के कारण से स्थिति निर्मित हुई, लेकिन एक भी भाजपा या आरएसएस के लोग इसमें प्रभावित नहीं हुए थे। वहीं मुख्यमंत्री के इस बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस के एक सामाजिक और सांस्कृतिक गठन है। आरएसएस की ताकत इतनी है कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को डर सताने लगा है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन्हें भारत माता की जय बोलने में डर लगता है वो यही सोचते हैं कि आरएसएस के खिलाफ बोलकर उन्हें प्रसिद्धि मिल जाएगी। आरएसएस के विचार को पूरा देश अपना रहा है और जो उस विचार के विरोधी है वो इन चीजों से घबराते हैं। कि आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, उसकी एक इतनी बड़ी ताकत है कि उस ताकत से जो देश विरोधी तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, जो भारत माता के जय के नारे लगाने में जिनको डर लगता है, उनको सबको ये लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक विचार को लेकर चल रही है और आज पूरे देश में उस विचार को लोग अपना रहे हैं, तो जो इस विचार के विरोधी हैं ऐसे लोग उनसे घबराते हैं, इसलिए अनर्गल आरोप लगाते हैं। और अनर्गल आरोप लगाने से तो मुझे लगता है कि आप जिसके खिलाफ जितना ज़्यादा बोलोगे वो उतना ज़्यादा अपनी पैठ बनाएगा और लोगों को समर्थन प्राप्त करेगा। और यही स्थिति कांग्रेस की हो गई है कि अब बीजेपी के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास में कुछ नहीं है। गौरतलब है कि माओवादियों के गढ़ में अपनी पकड़ मजबूत करने सरकार ने क्षेत्र में नए पुलिस कैंप खोले हैं, जिसका ग्रामीणों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। माना जा रहा है कि नक्सलियों के दबाव में आकर इसका विरोध हो रहा है। प्रदेश में इस पर राजनीति भी हो रही है। अब इस मसले में आरएसएस को भी घसीटा जाने लगा है। कैमरामैन होरीलाल साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, द न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 दिवसीय बस्तर के दौरे पर बड़े किलेपाल पहुँचने पर हेलीपैड पर उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस कड़ी में सांसद, विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि और कलेक्टर एसपी से आदिवासी मांदरी नृत्य दल के कलाकारों ने मुख्यमंत्री का आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़े किलेपाल में आयोजित कार्यक्रम में 150 करोड़ 46 लाख के 50 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से लगभग 38 करोड़ 52 लाख रुपए के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और लगभग 111 करोड़ 93 लाख रुपए के 41 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर जिले के प्रवास के दौरान बड़े किलेपाल में आयोजित आम सभा में क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, जिसमें ग्राम कुकानार विकास खंड बस्तर में मिनी स्टेडियम का निर्माण, बड़े किलेपाल में नवीन हाई स्कूल भवन की स्वीकृति,
बास्तानार एवं दरभा में नवीन किसान भवन, उसरी बेड़ा में नवीन इंडोर स्टेडियम निर्माण, ग्राम गढ़िया में प्री मैट्रिक 50-50 सीटर बालक बालिका छात्रावास, तोकापाल महाविद्यालय में बाउंड्री निर्माण, इसके अलावा अन्य और भी कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इस अवसर पर लोकसभा सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, बस्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम शाह मंडावी, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, राज्य हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, विधायक राजमन बेजाम सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। बस्तर के लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अभी और जागरूक होना होगा। पिछले 2 वर्षों में हमने इस दिशा में लगातार काम किया है। सभी को उनको हक मिले, सभी को न्याय मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। इसके बगैर बस्तर में शांति और विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। सबसे पहला हक तो यही है, जिस धरती पर हम लोगों ने जन्म लिया है उस पर हमारा अधिकार हो। धरती पर मौजूद जंगलों, नदियों, खनिजों का उपयोग हम खुद को जिंदा रखने के लिए कर सकें। वनवासी क्षेत्र में हमने वनाधिकार का पट्टा दिया। सबसे ज्यादा जमीन पूरे हिंदुस्तान में किसी राज्य में वन अधिकार के तहत दिया गया है तो वो छत्तीसगढ़ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर में हाथा ग्राउंड का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वे स्वयं ही क्रिकेट खेलने से रोक नहीं पाए। सबसे पहले सीएम ने बल्लेबाजी पर हाथ जमाया और जोरदार छक्का भी जड़ा, फिर गेंदबाजी पर भी उन्होंने हाथ आजमाया। मुख्यमंत्री का बॉलिंग स्टाइल पर लोग कायल भी हुए। देखिए प्रदेश के मुखिया का क्रिकेट में मैदान पर एक नजारा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति टीपी शर्मा ने मतदाताओं को शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि मतदाता अपने मत की कीमत को पहचाने और चरित्रवान उम्मीदवार का चुनाव करे। उन्होंने मतदाताओं को अपने मताधिकार का 100% उपयोग करने और बिना किसी दबाव प्रलोभन में आए निर्भीक होकर मतदान करने को कहा है। प्रमुख लोकायुक्त ने इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। इसके पूर्व शर्मा ने यहाँ आयोजित मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी का अवलोकन किया और ईवीएम और वीवीपीएटी मशीन की कार्यप्रणाली से अवगत हुए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रमुख लोकायुक्त शर्मा ने मतदाताओं को शपथ दिलाई। उन्होंने मतदाताओं को हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे की शपथ दिलाई। शर्मा ने नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र वितरित किया। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि मतदाता ईपिक कार्ड का उपयोग पहचान के लिए तो करते ही हैं, लेकिन जिसके लिए मिला है उसका उपयोग अनिवार्य रूप से करें। आज हमारा 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, अच्छा सेलिब्रेट हुआ है। मेनली सभी का डिस्कशन ये था, सभी का कहना था कि मतदाता अपने मत की कीमत पहचाने। मैं तो बड़ा स्पष्टवादी हूँ। मेरा मानना है कि मतदाता मत की कीमत पहचाने, उम्मीदवार मतदाता की कीमत न तय कर दे। और बार बार जब देखा जाता है कि गरीब एरिया में कहीं कुछ प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, वास्तव में गरीब ही आज उम्मीदवार चुनता है। हमें गरीबों पे ध्यान देना चाहिए कि उनको बताना चाहिए कि आप उम्मीदवार चुन रहे हैं, वो आपको भी प्रभावित करेगा। एक बार चुन लीजिए तो देश का भला होगा। मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के संबंध में नई जानकारी मिली है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा कंगाले ने कहा है कि हम लोग आज लोकतंत्र को समर्पित राष्ट्रीय उत्सव की 11वीं जयंती मना रहे हैं। इसकी शुरुआत भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस पर 2011 से की गई है। इसका उद्देश्य मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक करना है। इस अवसर पर सेवा, मतदाता और वायुसेना के जवानों को भी पुष्पगुच्छ से स्वागत किया गया। यूनिवर्सिटी के इस परिसर में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर ई-एपिक यानी कि इलेक्टोरल वोटर आईडी कार्ड का भी अनावरण और लॉन्च किया गया। जितने भी नए मतदाता राज्य में जुड़े हैं
इस साल कोविड महामारी के विपरीत और विषम परिस्थितियों के बावजूद भी लगभग 3,11,000 नवीन मतदाता जुड़े। इन सभी नए मतदाताओं को भी हमने स्वागत किया। सिंबॉलिक रूप से आज नए मतदाता लगभग 15-20 लोगों को एपिक कार्ड का वितरण यहाँ पर किया गया और हमारे राज्य के जो स्टेट आइकन हैं और राज्य के प्रमुख लोकायुक्त हैं, उनके मुख्य आतिथ्य में आज का ये गरिमामय कार्यक्रम संपादित हुआ। निर्वाचन से जुड़े उत्कृष्ट कार्यों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक की खूबियां विश्व में कहीं नहीं मिलता। यहाँ एक मत पर सरकार गिर जाती है और एक मत पर सरकार बन जाती है। उन्होंने कहा कि मतदान सीधा अधिकार है, मताधिकार से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि मतदाता होना भी पर्याप्त नहीं है, बल्कि मतदान कैसे करना है इसे भी जानना और समझना जरूरी है। मतदाता जागरूकता प्रदर्शनी के जरिए मतदान प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, जिसे आज यहाँ संपन्न कराया गया है और उद्देश्य यही है कि जो मतदाता नहीं है मतदाता बने, जो मतदाता हैं वो सजग हों, जागरूक हों, चाहे मतदान की प्रक्रिया हो, चाहे निर्वाचन की प्रक्रिया हो, उसमें कैसे जुड़ना है, काम को करना है, ढंग से करना है। और सबसे बड़ी बात, जो इस प्रक्रिया में जो लोग हमारे अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित रहते हैं उनको पुरस्कृत करना, ताकि इस काम को दूसरे लोग प्रेरित हों और निर्वाचन प्रक्रिया और अच्छी बन सके, यही इसका उद्देश्य रहता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं। इसके तहत राज्य के प्रत्येक संभाग से एक ERO और AERO को 7500 रुपए नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। प्रत्येक संभाग से एक सहायक प्रोग्रामर को 6000 रुपए से पुरस्कृत किया गया। वर्ष 2020 में समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों के संपादन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दुर्ग जिले को 10,000 रुपए और वर्ष 2020 में स्वीप कार्य के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सरगुजा जिले को 10,000 रुपए से पुरस्कृत किया गया। निर्वाचन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरेला पेंड्रा मारवाही और व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कल्हा डकट्टा जिला बस्तर को 7,500 और सर्वश्रेष्ठ क्रिएटिव स्लोगन तैयार करने के लिए कोरिया जिले के बैकुंठपुर तहसील के पटवारी को 7,500 रुपए से पुरस्कृत किया गया। इसमें विशेष संक्षिप्त निरीक्षण 2021 के दौरान राज्य में काम करने वाले ERO, AERO और ऑपरेटर्स को उल्लेखनीय कार्य हेतु संभागीय स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और मुझे पलारी तहसीलदार के रूप में, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में उत्कृष्ट पुरस्कार रायपुर संभाग से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार 5 संभाग के एक AERO को पुरस्कार इसमें मिला हुआ है। बेहतर इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए छत्तीसगढ़ को 4 राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, नक्सल पीड़ित इलाकों में चुनाव प्रबंधन और संचालन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल चुकी है। इस साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच चुनाव प्रबंधन पर तत्कालीन CEO सुब्रत साहू ने लेक्चर दिया था। घोर नक्सल पीड़ित इलाकों में किस तरह हिंसा मुक्त चुनाव सफल रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको सराहा भी गया। दरअसल नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में कई मतदान केंद्रों में फिर से वोटिंग कराने की जरूरत पड़ती थी। यह स्थिति इस बार नहीं बनी। मैदानी ही नहीं, सुदूर जंगल और पहाड़ के चुनिंदा वोटरों के लिए भी उनकी सुविधा के हिसाब से मतदान केंद्र बनाया गया। कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ तिलक देवांगन की रिपोर्ट। इसी बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे अगली खबरों के साथ। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड मीडिया लेकर आ रहा है आपके समक्ष द न्यूज़ समाचार चैनल। द न्यूज़ में हैं अनुभवी कैमरामैन, रिपोर्टर्स, इनपुट हेड, स्क्रिप्ट राइटर, जिन्हें वर्षों का अनुभव है। हमारी यह टीम 2400 घंटे कंप्यूटर के ऊपर खेल रही है। हमारी टैगलाइन है खबर पल पल की। हमारे रिपोर्टर्स, हमारी एक टीम चाहती है कि किसी भी प्रकार का समाचार जो आपके लिए बहुउपयोगी हो, जो देश के लिए बहुउपयोगी हो, कोई भी ऐसा समाचार न छूटे जिसे दिखाया जाना आवश्यक हो। द न्यूज़ अन्य चैनलों से हटकर होगा। इसके समाचार, इसकी खबरें, इसकी गुणवत्ता, हर किसी को हमने एक अलग कसौटी पर रखा है। मैं चाहूँगा कि हमारा यह चैनल जो छत्तीसगढ़ में ग्रांट पे 340 पर दिखाया जा रहा है, एशियन पर 171 पर और टाटा स्काई पर सुबह 9 से 9:30 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक, रात्रि 9:30 से 10 बजे तक और 10:30 से 11 बजे तक 1168 नंबर प्लेटफॉर्म पर अवश्य देखें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें।
आपका सहयोग चाहूँगा, आपका स्नेह चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा, ताकि राज्य और देश की सेवा में यह चैनल द न्यूज़ अपनी अहम भूमिका निभाए। अपेक्षा है सहयोग की, आशीर्वाद की। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में भूपेश कैबिनेट में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर हाईकमान चाहे तो इस पर विचार विमर्श जरूर किया जाएगा। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने यह साफ किया है कि दरअसल पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल में उठापटक के कयास लगाए जा रहे थे। सीएम बघेल ने सभी की आशंका दूर कर दी है। इसी कड़ी में विपक्ष पर हमले का सिलसिला भी जारी है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा था कि सीएम बघेल को वीर सावरकर के बारे में पढ़ना चाहिए। इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वह सावरकर के बारे में 5 बातें बता दें। वो इतना ही बता दे कि सावरकर आस्तिक है या नास्तिक, दूसरा गाय के बारे में उनके विचार क्या है, तीसरा यह बता दे कि उन्होंने कितनी बार अंग्रेजों से माफी मांगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जेल से छूटने के बाद वह एक बार भी आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिए, अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। लगातार समीक्षा हम लोग करते रहे हैं, कार्यों में सुधार हम लोग करते रहे हैं। सामूहिक जिम्मेदारी हम सबकी है, इसलिए मंत्रिमंडल में अभी कोई फेरबदल की कोई संभावना तो नहीं है, लेकिन यदि हाईकमान का कोई निर्देश होगा तो हम लोग पालन करेंगे। सावरकर के बारे में 5 लाइन बता दे। पहली बात तो ये है कि वो आस्तिक है कि नास्तिक है, पहला। दूसरा, गाय के बारे में उसके विचार क्या है, इसके बारे में बता दें। तो ये 2 लाइन बता दें। और तीसरा ये है बता दें कि वो माफ़ी कितने बार मांगे अंग्रेज़ों से, और जेल से छूटने के बाद वो एक बार भी आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। ये 4-5 सवाल है, जिसका जवाब दे दे। अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजादी दिलाने के लिए लाखों जवानों ने अपनी जान की आहुति दी है। इससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा है। हमारे माटी पुत्रों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ जमकर लोहा लिया। जानकारों की माने तो 1857 की क्रांति देश भर में उफान पर थी। धीरे धीरे क्रांति की आग रायपुर पहुंची। इसके बाद 1858 में क्रांति की धधक ऐसी भड़की जिसने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान ही कर दिया। इस बात का गवाह आज भी राजधानी का पुलिस परेड ग्राउंड दे रहा है। पिछले कई सालों से इस ग्राउंड में स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस के अलावा अन्य कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने पुलिस ग्राउंड के करीब ही निवास करते हैं। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम के समय भी इस ग्राउंड में आजादी के लिए कई बैठकें हुई। देश आजाद होने के बाद से यहाँ देश हित के अनेकों कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी वासियों के लिए पुलिस परेड ग्राउंड विशेष महत्व रखता है। राजधानी रायपुर के धरोहरों में से एक पुलिस परेड ग्राउंड में मौजूद हैं हम इस वक्त, और आप देख सकते हैं यहाँ कल 26 जनवरी का पूरा तैयारी हो चुका है। प्रतिवर्ष की भांति इस पर भी यहाँ पर कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। हालांकि जिस तरह के यहाँ पर गणतंत्र दिवस में जो माहौल होता है प्रतिवर्ष, जिस तरह झांकियाँ कई सारी निकलती है अलग अलग विभागों की, जो पूरे प्रदेश के परिदृश्य को दर्शाता है। इसके अलावा बात करें तो तमाम तरह की परेड के आयोजन अलग अलग प्लाटून के कमांडरों के द्वारा किए जाते हैं, और भी कई सारे आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति की जाती है। वो तमाम कार्यक्रम कोरोना के मद्देनज़र इस बार नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन इस धरोहर की बात करें तो काफ़ी सालों से ये अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। बात करें आज़ादी की तो आज़ादी के समय से यहाँ पर जो आज़ादी की बात कहें तो यहाँ पर से शुरुआत यहाँ रायपुर में हुई थी। इसके अलावा बात करें तो उसके बाद से ही यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियाँ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के दिन की जाती है। तमाम तरह के आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं। और जो पुलिस की परेड की बात करें तो उसका खासा जो है रुझान लोगों में होता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुँच के आते हैं इस पुलिस परेड ग्राउंड में यहाँ के आयोजनों को देखने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक खासा अस्तित्व यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ये जो जगह है वो रखता है, अपना स्थान रखता है। और आगे भी जिस तरह से यहाँ पर बात की है हमने लोगों से, तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि काफ़ी सालों से, करीबन 50 साल से अधिक हो गए यहाँ पर इस तरह के
आयोजन होते, जब से मध्य प्रदेश पे रायपुर पड़ता था उस टाइम से यहाँ पर इस तरह के आयोजन होते आ रहे हैं। और तभी भी यहाँ पर जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासनकाल के, वो यहाँ पर आते थे और जिस तरह के आयोजन हैं उनका यहाँ पर शोभा बढ़ाते थे। निश्चित तौर पर काफ़ी अस्तित्व यहाँ पर जो है इस जगह का है और आगे भी इस तरह की योजनाएं जो है सरकार को चलानी चाहिए कि इसको एक बेहतर स्थान मिल सके, ऐसा यहाँ के आसपास के लोगों का कहना है। पुलिस परेड ग्राउंड जो है वो एक ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ पर आज़ादी की लड़ाई के समय से भी वहाँ पर जिस प्रकार के कुछ शेष बचे हैं भवन, वो अपने एक बहुत पुरानी यादें जो है संजोए हुए हैं। और जो पुलिस ग्राउंड है जहाँ पर परेड होती है, वो लगभग वर्ष भर वहाँ पर जो ट्रेनीज आते हैं उनको भी सब प्रकार से ट्रेनिंग का काम जो है परेड के माध्यम से कराया जाता है। और विशेष अवसर जब 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस, इस समय वहाँ पर विशेष रूप से जो है महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले से और रिहर्सल प्रारंभ होती है। उसमें सारे जवानों को सब प्रकार से जो प्रदर्शन करना होता है, उस प्रदर्शन की प्रारंभिक रूपरेखा और उसकी रिहर्सल जो है, अभ्यास जो है लगातार 1-1.5-2 महीने तक वहाँ के पुलिस के जवान करते हैं। और जब 26 जनवरी का होता है तो उसके पहले 2-3 दिनों तक जितने भी उसमें बाहर से भी प्रवेश लेने वाले होते हैं वो भी आते हैं और उनका एक साथ जो है जब अंतिम रूप से प्रदर्शन होना है उसकी पूरी रिहर्सल होती है। मैंने शुरू से अभी तक का यहाँ का उत्सव देखा था। बचपना से ही मेरा घर है ये बैरंग बाज़ार में, फव्वारा चौक में रहता हूँ मैं। तो घर से तो सामने पड़ता हमारे ये। पहले का उत्सव ऐसा था कि झांकियों को लोग दूर दूर गांव से देखने आते थे। शहर तो छोड़ो, दूर दूर से आते थे लोग। और हर स्कूलों से बच्चे, रायपुर से भी आते थे, बाहर से भी कुछ बच्चे आते थे देखने के लिए। कई पारिवारिक भी देखने आते थे। पर अब मनाही हो गया है, थोड़ा रोक हो गया है, तो उससे उत्सव तो थोड़ा कम नहीं होगा। आने वाले तो आएंगे देखने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी साल का एक दिन होता है, गणतंत्र दिवस, और 26 जनवरी जो हमारी आज़ादी का दिन है, उनमें तो लोग आएंगे ही। पिछले साल से यही देखा कि ना इतना वो था, बस भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, अंदर हो जाते थे। अब फिर कुछ साल से ये बैठने का बना दिए, सजावट ज़्यादा करने लगे। और क्या मतलब, अब कोरोना के इससे रुकावटें आ गई हैं, सब भीड़ बाहर। अब उत्सव परेड तो वो लोग करते ही हैं, ऐसा नहीं है, मगर अपने अपने ढंग से करते हैं। सिंधी समुदाय का प्रमुख त्योहार चालीहो महोत्सव इस वर्ष नवंबर से जनवरी तक मनाया गया। चक्करभाटा स्थित अमरधाम झूलेलाल प्रांगण में 40 दिनों तक चलने वाले महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान संत साईं लालदास जी सहित देश भर में से हजारों की संख्या में भक्त अमरधाम चक्करभाटा पहुंचे। सभी भक्त चालीहा महोत्सव में शामिल होने के साथ साथ अपने इष्ट देव और झूलेलाल भगवान को याद किया और सभी के कुशल मंगल रहने की कामना भी की। चालीहो महोत्सव सिंधी समाज का गौरवशाली पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इन 40 दिनों तक अखंड ज्योति की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दौरान भगवान झूलेलाल की पूजा जल एवं ज्योति के रूप में मानी जाती है। यह व्रत कठिन होते हैं। अखंड ज्योति की प्रतिदिन पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। 40 दिन की आराधना में हर दिन सिंधी समाज द्वारा इष्ट देव झूलेलाल साईं की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें साधक 40 दिनों तक उपवास रखते हैं और 40वें दिन घर में रखे पूजा सामग्री के साथ चक्करभाटा झूलेलाल धाम मंदिर पहुंचते हैं। सिंधु भवन में चालीहा महोत्सव के दौरान संगीतमय प्रवचन का सुख समृद्धि की कामना की गई। संत साईं लालदास ने बताया कि हमें अपने पूर्वजों से मिली सांस्कृतिक विरासत को संभाल कर रखना है और अपने इष्ट की प्रतिदिन पूजा अर्चना कर आने वाले पीढ़ी के लिए एक मजबूत समाज की संरचना करनी है। झूलेलाल मंदिर चक्करभाटा में चालीहा महोत्सव के दौरान पूरे देश प्रदेश के समाज के लोग एकत्रित होते हैं। श्री सिंधु अमरधाम आश्रम की स्थापना से पहले हमारे पिता बाबा दास जी चालीहे का उपवास करते थे और इस उपवास का उद्देश्य है 4 फलों की प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और उसके साथ साथ जो भी चालीहे की पूजा करता है भगवान झूलेलाल से मनोकामना पूर्ण करता है। प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु गण अपने घर में चालीहे के प्रारंभ दिन अपने
घर में बलि का पूजा प्रारंभ करते हैं, धागे की स्थापना करते हैं, उसमें सिक्का डालते हैं, सिक्का लेकर आज के दिन लेकर आते हैं। उस सिक्के की पूजा होती है और मेरे द्वारा 40 दिन का मौन उपवास रखा जाता है। आज ही के दिन शाम को सुंदरकाली देव दर्शन का उपवास करते हैं। आज मैं इस शुभ अवसर पर सबको बधाई देता हूँ और भगवान झूलेलाल से मंगल कामना करता हूँ। जो भी भक्त यहाँ पर आए हैं आश्रम में, इनकी मनोकामना पूर्ण हो। और हमारे अमित जीवन जी के द्वारा जो न्यूज़ चैनल प्रारंभ हुआ है, बहुत प्रसन्न होता है। इस चैनल के माध्यम से धार्मिक, राजनीतिक कई ऐसे कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जैसे जिसको देखकर लोगों को एक ऐसा कह सकते हैं कि उनको जानकारी मिलती है। मैं बधाई देता हूँ भैया को भी सराहनीय कार्य किया। यहाँ पर पूरे भारत वर्ष के लोग आते हैं, जो दिल्ली से आए हैं, यहाँ पर बम्बई से आए हैं, बलिया, MP, गुजरात, हर जगह से, इंडिया से आज 10-15 मेरे हिसाब से। कोरोना काल होने के बावजूद भी भक्तों का तांता कम नहीं हुआ। हमारे द्वारा लोगों को कहा गया था कि आप भले आपको न आना को नहीं आना, परंतु श्रद्धालु को जो नियम बना हुआ है, यहाँ पर आना है, दरबार माथा टेकना है, वो अपने नियम नहीं। महोत्सव की शुरुआत बादशाह के अंत से परेशान होकर की गई थी। मंदिर के सदस्य प्रकाश जसवानी ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि सिंधी समाज में प्रदेश में अत्याचारी बादशाह मिखर शाह के आतंक से तंग आकर लोगों ने बड़ी संख्या में सिंधु नदी के तट पर बैठकर जलावतार की लगातार 40 दिनों तक आराधना की। 40वें दिन जलावतार प्रभु झूलेलाल प्रकट हुए और कहा कि शीघ्र ही अत्याचारी बादशाह का आतंक होगा, जिसके बाद उस बादशाह का अंत हुआ और तभी से सिंधी समाज चालिया महोत्सव मनाता आ रहा है। ये जो 40वां महोत्सव है, ये हमारे बड़े बाबा गुरुदास जी जिन्होंने मंदिर की स्थापना की थी, उन्होंने ये व्रत 1962 में प्रारंभ किया था, मंदिर की स्थापना से पहले। और जब 1972 में मंदिर की स्थापना हुई, उस समय से लेकर जब तक बाबा जी थे सन 2000 तक वो उपवास करते रहे। और उनके साथ साथ जब हमारे संत साईं लाल दास जी 13 साल के आयु के थे, तब से वो उस उपवास को उनके साथ करते आ रहे थे। तो जब सन 2000 में बाबा जी ब्रह्मलीन हुए, तो 2001 का 40वां साईं जी ने रखना प्रारंभ किया, 40 दिन का मौन उपवास। और इस वर्ष उनको ये 20 साल हो गए ये उपवास करते हैं। इस उपवास के पीछे अवधारणा ये है कि जैसे माना जाता है कि हमको अपने समय का 10वां हिस्सा प्रभु की भक्ति में लगाना चाहिए। तो साल में जैसे 365 दिन होते हैं, तो उसका 10वां भाग अगर हम करें तो वो 36.5 दिन होते हैं। उसको पूर्णांकित करके उसको 40 दिन कर दिया गया है। मौन के पीछे ये अवधारणा है कि जो व्यक्ति मौन रखता है, मौन रखने से उसको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और खुद का भी भगवान की भक्ति में मन लगता है। भगवान से जो उनको संदेश प्राप्त होते हैं, जो उनको शक्तियाँ प्राप्त होती है, इन सारी शक्तियों को, इन सारे संदेशों को साईं लोग कल्याण के निमित्त लगाते हैं। सारा उनका जो ध्येय है कि कैसे लोगों का कल्याण हो, जो इस स्थान पर इतना विश्वास रखते भगवान झूलेलाल के मंदिर पे आते हैं, उनकी जो भी मुरादें हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, वो लेके आते हैं, वो किस तरह से पूरी। तो ये साधना करके भगवान को मना के रखे हुए हैं कि मेरे भगवान, जितने भी लोग यहाँ पे झूलेलाल मंदिर में दर्शन करने आते हैं, कोई भी मंशा मनोरथ या मनोकामना लेके आते हैं, उनकी मनोकामना इस स्थान से पूरी होती है। चकरभाठा में चालियों महोत्सव का समापन किया गया। इस तरह देश भर से आए हुए भक्तों ने भगवान झूलेलाल से अपनी सुख समृद्धि की मनोकामना मांगी। कैमरामैन होरी साहू के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बस्तर सांसद के आरएसएस बयान को मुख्यमंत्री का मिला साथ। सीएम बघेल ने किया आरएसएस को टारगेट, बृजमोहन ने किया पलटवार। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाताओं ने ली शपथ, नए मतदाताओं को दिया गया इपिक कार्ड। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग का रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड गवाह। छत्तीसगढ़ के क्रांतिकारियों ने भरी थी पुलिस ग्राउंड से अंग्रेजों के खिलाफ हुंकार। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ के साथ। नमस्कार।